हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अचानक मृत्युंजय के इस तरीके से उठाकर फेंकने पर महक, रुद्र और सुधांशु हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखने लगे। मृत्युंजय इस वक्त काफ़ी इरिटेट लग रहा था, जिसे देखते हुए महक मृत्युंजय के पास आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मृत्युंजय महक की बात पर उसके हाथ से फ़ोन छीनते बोला, हम ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे, पूरी बात नहीं बताता तुम्हारा भाई और हर बार मेरी इंसल्ट करता है। राजेश रुद्र से चिपक कर घूम रहा है तो आज इतना ज़्यादा चिढ़ क्यों रहे हो? महक ने कंफ्यूजन में पूछा, जिसके जवाब में मृत्युंजय फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसके कारण उसने मेरी वीडियो तुम्हें क्यों दिखाई? हर बार वही करता है तो उसने बुरी बात कौन सी हो गई? और आपको कोई और नहीं देख रहा? मैंने ही देखा है ना वीडियो। महक ने मृत्युंजय की बात सुनकर, जिसे सुनकर मृत्युंजय ने फ़ोन स्क्रीन को साइड किया, लेकिन उसने पासवर्ड लगाया हुआ था, जिसे देखते हुए मृत्युंजय सुधांशु से बोला, तुरंत डिलीट कर लो वरना तुम्हारा फ़ोन तोड़ दूंगा। मृत्युंजय की धमकी को सुन सुधांशु उसके हाथ से फ़ोन लेने की कोशिश करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। मृत्युंजय सुधांशु के सामने आने पर अपना हाथ ऊपर करते हुए बोला, बॉर्नवीटा पीना चाहिए था साले साहब, और अपनी बहन को भी पिलाना चाहिए था। मृत्युंजय के इनडायरेक्टली छोटी कहने पर महक उसे चिढ़ भरी आंखों से देखने के बाद रुद्र के हाथों में हाथ डालकर बोली, रुद्र चलो। ये देखकर मृत्युंजय के तन बदन में आग लगे और गुस्से से सुधांशु के फ़ोन को जमीन पर पटकते हुए महक को अपनी तरफ खींच कर बोला, उसके हाथ क्यों पकड़ रही हो? मेरा नया फ़ोन। सुधांशु ने रोंदू आवाज़ में कहा, जिसे सुन मृत्युंजय तिरछी आंखों से उसकी तरफ देखने के बाद बोला, नया ले लेना, पे मैं कर दूंगा। ये सुनकर सुधांशु का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो जोर से चिल्लाते हुए, मेरा फ़ोन, मुझे यही फ़ोन चाहिए। मृत्युंजय सुधांशु की जिद पर महक के हाथ को पकड़े महक को घूरते बोला, अगर तुमने दोबारा उसे हाथ लगाया ना तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ कटवा दूंगा। फिर सुधांशु को घूरते उसका फ़ोन जमीन से उठा देखने के बाद बोला, अरे सिर्फ स्क्रीन गार्ड टूटा है। ये कहते हुए मृत्युंजय सुधांशु की तरफ फ़ोन बढ़ाकर आगे बोला, अनलॉक पासवर्ड राइट नाउ, वरना इस बार ऐसे तोड़ूंगा कि इसकी पूरी डिस्प्ले उड़ जाएगी। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुन मुँह बनाते बोला, अब बड़े निर्दयी है। जीजा जिससे कोई ऐसी बात करता है, बदतमीज। मृत्युंजय ने सुधांशु की आंखें दिखाते हुए, जिसे देखकर सुधांशु कुछ पल चुप रखकर बोला, दीदी का बर्थडे डेट है, वो किस दिन और किस मंथ में पैदा हुई उसका? सुधांशु की बात से मृत्युंजय में नंबर डाल तो फ़ोन अनलॉक हो गया था। ये देख सुधांशु चौंक गया और महक भी हैरानी से मृत्युंजय को देखने लगी, जिस पर मृत्युंजय वीडियो को गैलरी के बाद रिसाइकल बिन से भी डिलीट करने के बाद सुधांशु की तरफ बढ़ाते हुए बोला, पकड़ो। मैं मृत्युंजय के बाद सुन हैरानी से उसे देखते हुए बोली, आपको मेरा बर्थडे डेट याद है? क्यों, तुम्हें मेरा याद नहीं है क्या? मृत्युंजय ने आंखें चढ़ाते हुए, जिसके जवाब में महक थोड़ी एम्ब्रेस हो गई, जिसे देखकर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम्हें सच में मेरा बर्थडे याद नहीं है? सुधांशु मृत्युंजय की बात, आपने कभी बताया ही नहीं कि आपका बर्थडे कब है, क्योंकि मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। मृत्युंजय ने जवाब दिया, जिस पर महक अपनी सफाई देते हुए बोली, हमारी जब से शादी हुई है ना किसी ने आपके बर्थडे का जिक्र किया और ना ही हमें पता है कि आपका बर्थडे कब है, तो मुझे भी नहीं पता कि आपका बर्थडे कब है। उन दोनों की बात को सुनते हुए रुद्र सुधांशु से बोला, तुम्हें मेरा बर्थडे तो याद है ना? जिसके जवाब में सुधांशु अपना सिर हिलाता, हाँ 28 अगस्त आपका बर्थडे है। उन लोगों की बात सुनते मृत्युंजय उदास हो गया और वहाँ से जिसे देखकर सुधांशु उसके सामने आते हुए, आप मुझे बताओगे? मुझे नहीं बताना और कोई ज़रूरत भी नहीं है, मृत्युंजय ने सुधांशु के बगल से जाते हुए कहा, जिसे देखकर महक जल्दी से मृत्युंजय के सामने आकर बोली, आप मुझे तो बता सकते हो ना? मृत्युंजय महक की बात पर उसे घूरते हुए नहीं बताऊंगा। इतना कहकर मृत्युंजय वहां से मुंह फुलाकर चला गया, जिसे जाता हुआ देखकर महक अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, यार ये बर्थडे डेट। फिर सुधांशु को घूरते हुए, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। यार दीदी, अब मैंने क्या किया? लोग आप अक्सर बर्थडे डेट ही रखते हैं पासवर्ड, और मैंने किसी और के बजाय आपका डाल दिया और अब जीजू नाराज हो गए। सुधांशु ने बेचारा समूह बनाते हुए, जिस पर रुद्र उन दोनों की तरफ निराशा से देखने के बाद महक की तरफ देखते हुए बोला, जाने मन, अगर इसके आगे तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। महक ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जिसे देख रुद्र को 2 कदम पीछे होकर बोला, खिसियानी बिल्ली बनना बंद करो। ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और कुछ करने लगा। फिर महक की तरफ देखते हुए बोला, 8 जून को है उसका बर्थडे, गूगल में बता रहा है। बड़े आदमी लोगों की यही तो स्पेशलिस्टी होती है कि उनके बारे में उनसे ज़्यादा गूगल को पता होती है। रुद्र की बात पर सुधांशु उसके हाथ से फ़ोन लेकर देखने लगा, जिसमें अमृत की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, जिसे देखते हुए सुधांशु ने कंफ्यूज में रुद्र को देखते हुए पूछा, लेकिन ये तो अमृत भैया का है। सुधांशु की बात पर महक उसके पीठ पर मुक्का मारते हुए बोली, सच में गधा हो गया है।
सुधांशु महक के मानने पर मुंह बनाते और आप अपने पति के साथ रहकर निर्दयी हो गई है। कितना जोर से मारा मुझे। जिसकी बातों को इग्नोर कर महक रुद्र को फ़ोन पर लेकर देखते हुए बोली, अमृत भैया और मृत्युंजय जी जुड़वा भाई है, तो जिस दिन उनका बर्थडे होगा उसी दिन मृत्युंजय जी का भी बर्थडे है। महक की बात सुनकर सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, एग्जैक्टली मैं भूल गया था। बादाम बादाम खाओ यार, किसी दिन ऑफिस का कोई काम भूल जाओगे तो घाटा हो जाएगा करोड़ों का। रुद्र ने सुधांशु की बात पर कहा, जिसे सुनकर सुधांशु एक नज़र उसे देखने के बाद मुंह बना लिया और महक डेट को देखते हुए बोली, आज तो 6 जून है ना, मतलब 2 दिन बाद उनका बर्थडे है। रुद्र महक की बात सुनकर बोला, मतलब विप्लव को सुहाग रात के दिन उसका बर्थडे है। रुद्र की बात सुनकर महक और सुधांशु से घूरने लगे, जिसे देखते हुए रुद्र सरेंडर करते हुए, सॉरी लेकिन मेरी बात में पॉइंट है, कल उसकी शादी है ना। जब चार्ली वहाँ रुद्र के पास आते हुए, क्या हो रहा है यहाँ पर, फॉग बनाने की रेसिपी देख रहे थे हम लोग, रुद्र ने जवाब दिया। जिसे सुन चार्ली कंफ्यूज होते हुए, लेकिन वो कोई खाना नहीं है, वो तो एक परफ्यूम है, उसकी रेसिपी कैसे हो सकती है। रुद्र चार्ली की बात सुनकर उसे अपने साथ लेकर चलते हुए बोला, चलो हम हल्दी खेलते हैं। यहाँ पर प्यार भरी बातें हो रही हैं, लेकिन भाई बहन प्यार भरी बातें कैसे कर सकते हैं। चार्ली ने चलते हुए कहा, जिस पर रुद्र अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है। रुद्र की बात सुन चार्ली छोटा सा मुंह बनाते हुए बोला, और हमारी कोई बेटी भी नहीं है। मैं तो कह रहा था चलो हम दोनों फिर बच्चा पैदा करते हैं। पागल हो गया है क्या, एक तो संभालता नहीं मुझसे, दूसरा को छाती पर बैठा कर रखूँगा क्या। रुद्रा ने सीधा इनकार करते हुए कहा, जिसे सुनकर चार्ली अपनी मुट्ठी बनाते हुए, मैं तो लूँगा, मेरा बेटा शांत है अपनी मोम की तरह, इसलिए शांति फैलाने के लिए मुझे मेरी तरह बेटी चाहिए। रुद्र चार्ली के बाद सुन उसे अजीब नज़रों से देखते हुए, प्राण ले रहा है क्या। जिसके जवाब में चार्ली ने अपना सिर हिला दिया तो रुद्र ने निराशा से अपनी गर्दन हिला दी। इधर उन दोनों के जाने के बाद महक कुछ सोच रही थी, जिसे देखते हुए सुधांशु उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, क्या सोच रही हो दीदी। महक ने सुधांशु के सवाल पर उसके कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुन सुधांशु की आंखें बड़ी हो गई। वो शेयर करते हुए बोला, आप श्योर हो। महक ने सुधांशु की बात पर अपना सिर हिला दिया तो सुधांशु अपना सिर हिला, ठीक है। फिर इधर उधर देखते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ जीजा जी को बुलाने, मेरा मतलब मनाने, बहुत जल्दी रूठ जाते हैं यार, बिल्कुल बच्चों की तरह। इतना कहकर सुधांशु दूसरी तरफ चला गया, जिसे जाता हुआ देखने के बाद महक भी दूसरी तरफ चली गई। उधर अरुण की बात सुनकर रिद्धम उसकी तरफ देखते हुए बोला, कौन सी कन्या। जिसके जवाब में अरुण नायरा की तरफ इशारा करते हुए, ये कन्या नायरा। अरुण जवाब पर खुद की तरफ इशारा कर, नायरा। कांता नायरा की बात सुनकर अरुण से बोला, हमारी छोटी बहन है, डेविड मामू की बेटी। अरुण कांता की बात सुनकर नायरा के पास धीरे धीरे आते हुए उसके चेहरे को पकड़ इधर उधर करके देखते हुए, तुम्हारी चोटी कहाँ है। नायरा अरुण की बात को समझ गया और अपना सर नहीं में हिलाते हुए, मेले बाल छोटे हैं। रिद्धम नायरा की बात सुन अरुण को उससे दूर करते हुए, तुम क्यों चिपक रहे हो। फिर नायरा को देख मुस्कुराते हुए, तुम फिर भी प्रीटी लगती हो। नायरा रिद्धम की बात सुनकर, थैंक यू भैया। रिद्धम नायरा की बात सुन अपना सर हिला दिया और आकर अपनी जगह पर बैठ गया। अभिमन्यु जो उसी के बगल में बैठा हुआ था उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम उसे लाइक करते हो। अभिमन्यु की बात सुन रिद्धम अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, हम छोटे हैं ना, हमारे लिए सभी भाई और बहन हैं, तो तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया था उसके बाद करने पर। अभिमन्यु ने सवाल किया, जिसके जवाब में रिद्धम की सोच के बोला, अच्छी लगती है तो हम जिसे लाइक करते हैं उसे भाई और बहन नहीं कहते। अभिमन्यु ने जवाब दिया, जिसे सुन उसके लेफ्ट साइड बैठी राशि बोली, तुम मुझे लाइक करते हो। अभिमन्यु राशि के सवाल पर उसकी तरफ अपनी आंखें चढ़ाकर देखते हुए, क्या तुम्हें नहीं लगता, लेकिन ये बुरी बात है। राशि ने धीरे से कहा, जिसे सुन अभिमन्यु कंफ्यूज होते हुए, कैसी बुरी बात। मम्मी पापा कहते हैं हमारे लिए सभी भाई और बहन है, तो तुम मेरे बड़े भैया हो। राशि ने जवाब दिया। राशि के बाद सुन अभिमन्यु ने गहरी सांस भर ली और मन में बोला, बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु बाकी बच्चों की तरफ देखने लगा। जब दैविक साध्वी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा नाम साध्वी है ना। जिसके जवाब में साध्वी ने अपना सर हिला दिया तो दैविक हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अच्छा नाम है। जब विकास दौड़ते हुए वहाँ आकर साध्वी के हाथ को पकड़कर बोला, चलो ये देख। दैविक साध्वी के दूसरे हाथ को पकड़ते कहाँ। जिसे सुने कांच ने घूर कर दैविक के हाथ की तरफ देखा तो दैविक अपने हाथ को पीछे करते, कहाँ ले जा रहे हो साध्वी को। साध्वी दैविक की बात सुनकर बोले, अंश ले जा रहा है ना, चुप रहो। इतना कहकर साध्वी उठकर कांच के साथ चली गई।
जिसे देखकर दैवी का चेहरा उतर गया। वहीं कुर्सी पर नित्या के साथ बैठा नैतिक दैविक और एकांश को घूरे जा रहा था। इधर आलिया कैटरिंग की तरफ खड़ी खाना निकालते हुए सेल्वन को बार बार छेड़ रही थी। कल तुम गहरी सांस क्यों भर रहे थे? आलिया के बाद सुन सेल्वन रुक कर उसकी तरफ देखते बोले, वो क्या है ना, जब आप गाड़ी लेकर रोड पर निकलते हो तब गाड़ी के पेट्रोल खत्म होती है, रोड खत्म नहीं होता। सेल्वन ने डबल मीनिंग जवाब को सुनकर आलिया का चेहरा बुरी तरीके से लाल हो गया और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोले, मेरे दामाद के साथ रहकर उसकी तरह हो गए हैं। जिसे सुनकर सेल्वन उसके प्लेट में सलाद डालते हुए बोला, कुछ नया बताओ, तुम हर बार यही बोलते हो। ये कहते हुए सेल्वन का फ़ोन बजा। उसने अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो उसे निक कॉल कर रहा था। जिसे देख सेल्वन प्लेट रखते हुए आलिया से बोला, इम्पोर्टेंट कॉल है। इतना कहकर सेल्वन फ़ोन लेकर दूसरी तरफ चला आया और कॉल अटेंड करते हुए, क्या हुआ निक? जिसके जवाब में निक थोड़ा सा परेशान होते हुए, सर बिग बॉस के फादर कोका कोला कंपनी में सीन क्रिएट कर रहे हैं। निक की बात पर सेल्वन कुछ पर चुप रखकर बोला, क्या वह खुद वहां आए थे या किसी को भेजा था? अश्विन धनवाज उनके दामाद, उन्हें भेजा गया था, निक ने जवाब। जिसे सुनकर सेल्वन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए, लावण्या की शादी हो चुकी है लेकिन इस बारे में बॉस ने कुछ नहीं बताया। सेल्वन की बात सुनकर निक आगे बोला, मैंने अश्विन धनराज के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया, तब पता चला कि वो एक सुलझी हुई आदमी है और सबसे बड़ी बात, मिस्टर ओबराय के बेटे पार्थ के पास कंपनी संभालने की एबिलिटी नहीं है। इसलिए फिलहाल अश्विनी धनराज की पूरी ओबराय कंपनी को देख रहे हैं और टेम्परेरी CEO है। उनकी शादी को लगभग 11 साल हो चुके हैं। और कोई बच्चा? सेल्वन ने सवाल किया। जिसके जवाब में निक बोला, हाँ, उनका एक 3 साल का बेटा है, विध्वंस ओबराय। निक की बात सुन सेल्वन के माइंड में कुछ क्लिक हुआ और वो आश्चर्यजनक सवाल आवाज़ में बोला, लेकिन आज से 3 साल पहले जब वो मुंबई आई थी ऐसा कुछ लगा नहीं था और ना उसके साथ कोई बच्चे था। अचानक 3 साल का बेटा? सेल्वन के सवाल पर निक फिर से बोला, पूरे पोलैंड में सबको पता है कि लावण्या ओबराय माँ नहीं बन सकती। सुना है उसने सरोगेसी में बेबी लिया है। निक के इस सवाल को सुनकर सेल्वन का सारा डाउट क्लियर हो गया और वो अपना सर हिलाते हुए बोला, फाइन, नज़र रखो उन लोगों पर, मैं इस बारे में बॉस को बताता हूँ। जिस पर निक थोड़ा उदास होते हुए बोला, हमें ये सब करना ज़रूरी है क्या? हम पहले ज़्यादा अच्छे थे। निक की बात सुन सेल्वन हल्का सा मुस्कुराते हुए, तुम्हें छूट है किसी को भी जान से मारने के लिए, ज़्यादा फिक्र मत करो। अभी मैं एक फंक्शन में हूँ, रखता हूँ। इतना कहकर सेल्वन ने कॉल कट कर और कुछ सोचने लगा। जब पीछे से आलिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो सेल्वन एकदम से उसकी तरफ घूम कर देखने लगा तो आलिया एक कदम पीछे होकर बोली, यार तुम इतना एक्टिव क्यों रहते हो? किसी दिन हार्ट अटैक में मर जाऊंगी मैं। जिसे सुन सेल्वन अपना सिर हिलाते, सॉरी, चलो लंच करते हैं, फिर तुम्हें मेडिसिन लेना है। आलिया सेल्वन की बात सुन अपना सर हिला दिया और कैंटरिंग की तरफ चली गई। इसी तरह पूरी हल्दी के फंक्शन खत्म हो गई और मृत्युंजय अभी भी रूठा हुआ था। शाम के वक्त संगीत का प्रोग्राम था जिस कारण पूरी थीम को चेंज करने में डेकोरेटर लग गए। रिवान पूरे डेकोरेशन को देखते हुए हाथ में कोका कोला पकड़े घूम रहा था लेकिन वह अनपैक नहीं था, जिस कारण उसने जब एकदम से ढक्कन खोला तो सारा कोका कोला उसके मुंह के साथ वहां पर आ रही एक लड़की के ऊपर गिरा। जिसे देखते हुए रिवान एकदम से हड़बड़ा कर बोला, सॉरी, मैं तो अपने आप में घूम रहा था, गलती से छूट गया। मतलब पता नहीं कैसे छूट गया। ये कहते हुए रिवान अपने कपड़े क्लीन करते हुए रुमाल निकाल कर उसे लड़की की तरफ बढ़ा कर बोला, मैं टच नहीं कर सकता। क्या आपको छूत की बीमारी है क्या? ये आपको लगता है कि आपको छूत की बीमारी होगी? उस लड़की ने अपने चश्मे का एडजस्ट करते हुए पूछा। जिसे सुनकर रिवान अपना सिर जल्दी से नहीं में हिलाते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है, आप अनजान हो ना, मैं आपके टच करूँगा तो आप मुझे थप्पड़ मार दोगे, इसलिए आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको थप्पड़ मार दूंगी? उस लड़की ने हल्का मुस्कुरा कर पूछा। उससे मुस्कुराता हुआ देख कर रिवान थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हुए बोला, वैसे आप कौन हो? मैंने आपको आज यहाँ पहली बार देखा है। जिसके जवाब में वो लड़की अपना सर हिलाते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम नैन्सी दत्ता है और मैं यहाँ वेडिंग प्लानर हूँ। ओह, तो ये रंग बिरंग घोला आप बनवा रही हो? मेरा मतलब डेकोरेशन आप करवा रही हो? रिवान ने सवाल किया। जिस पर नैन्सी रिवान को देखते हुए बोली, क्या आपको ये डेकोरेशन अच्छा नहीं लगा? नैन्सी की बात सुन रिवान इधर उधर देखते हुए, डेकोरेशन काफ़ी अच्छी है लेकिन आपने जो सिस्टम लगाए हैं वो काफ़ी छोटे हैं, लोग बहुत ज़्यादा है, बाकी आप अपने काम में परफेक्ट है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते। नैन्सी रिवान की बात सुन अपना सर हिलाते हुए बोली, मैं ख्याल रखूँगी, थैंक यू। इतना कहकर नैन्सी रिवान के हाथ से रुमाल लेकर अपने कपड़े
साफ करते हुए चली गई, जिसे जाता हुआ देखकर रीवान मुंह बनाकर बोले, जब बात पूरी हो गई थी और कपड़े भी उसने खुद साफ कर लिए थे तो मेरा रुमाल लेकर क्यों गई, गंदे लड़के। ये कहते हुए रीवान आंखें रोल करते हुए दूसरी तरफ चला गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।